नए पात्र की पहचान आखिरकार सामने आ गई है और मेरी आश्चर्य की बात है कि यह कोई और नहीं बल्कि नाइन स्वॉर्ड वेनेरेबल हैं, जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्य अधिकारियों में से एक हैं। उनका स्तर एक किंग स्तरीय अमर से भी अधिक है, क्योंकि वह एक यूनिवर्स वेनेरेबल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इस संस्करण में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा भर्ती किए गए सभी प्रतिभाशाली प्रतिभाएं, जब वे अमरता को प्राप्त कर लेंगे तो स्वचालित रूप से नाइन स्वॉर्ड वेनेरेबल के अधीनस्थ बन जाएंगे। इसलिए वह ट्रेनिंग टावर में उनके प्रदर्शन पर करीब से नजर रखते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ भविष्य में उनके अत्यधिक सक्षम सहायक बन सकते हैं। जब नाइन स्वॉर्ड वेनेरेबल ने ट्रेनिंग टावर के नियमों की व्याख्या की तो क्या आपने देखा कि इसमें कुछ अंतर थे जो मैंने अपने पिछले स्पॉइलर वीडियो में बताया था? स्पष्ट रूप से उत्पादन टीम ने टूर्नामेंट के प्रारूप में कुछ बदलाव किए हैं। दृश्य में ट्रेनिंग टावर के मूल कार्यों को दर्शाया गया है, जहां प्रतिभागियों को 7 टावरों को पूरा करना होता है, जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन कठिनाई स्तर बढ़ते जाते हैं जब तक कि वे मारे नहीं जाते। हालांकि एनिमे में उत्पादन टीम ने इन्हीं कठिन कार्यों को बढ़ती कठिनाई के साथ एक ही टावर में संक्षिप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि पहले टावर में मरने से टूर्नामेंट का अंत नहीं होता। इसके विपरीत प्रतिभागी अगले टावर में जा सकते हैं और कार्यों को जारी रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हालांकि विंडमिल पहले टावर के चौथे स्तर पर मारी गई, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वह दूसरे टावर में आगे बढ़ सकती है। इसका यह भी मतलब है कि प्रत्येक प्रतियोगी को टूर्नामेंट समाप्त होने से पहले 7 बार मृत्यु का अनुभव करना होगा। इस नियम की समझ के साथ जब हम ट्रेनिंग टावर में विंडमिल को फिर से देखेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे। एपिसोड 137 के अंत से पहले हम पहले ट्रेनिंग टावर से ब्लड फर मैमथ को देखते हैं, जो एक प्रकार का भयंकर जानवर है। भयंकर जानवरों की विशेषता उनकी कम बुद्धिमत्ता होती है और वे पूरी तरह से पशु प्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं अपने शत्रुओं पर हमला करने के लिए। इसके बावजूद उनके पास अद्भुत शरीर होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रक्षा क्षमताएं देते हैं। आमतौर पर भयंकर जानवर तभी मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्राप्त करते हैं जब वे अमर स्तर तक पहुंच जाते हैं। इस कारण से मानव प्रायः इनका उपयोग प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए करते हैं। एक बार जब मनुष्यों को पता चलता है कि कोई भयंकर जानवर अमरता के करीब है तो वे उसे मारने के लिए मजबूत योद्धाओं को भेजते हैं। दूसरी ओर दूसरे टावर का जानवर नाइन हेडेड सर्प अलग है। यद्यपि यह भयंकर जानवरों जैसा दिखता है, इसकी बुद्धिमत्ता मनुष्यों के समान होती है। इस कारण से वे ब्रह्मांड की 6 शिखर जातियों में से एक हैं और मनुष्यों के प्रमुख दुश्मनों में से एक हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में कुछ विचित्र जीवन रूप भी हैं, जैसे तीसरे टावर के धातु जीवन रूप टोलार क्लान। कई धातु जीवन रूप अमरता प्राप्त करने से पहले कम बुद्धिमत्ता के होते हैं, जिससे उनकी जाति का विकास बाधित होता है। उनके प्रभावशाली युद्ध कौशल के बावजूद वे 6 शिखर जातियों में स्थान नहीं बना सके हैं। आमतौर पर वे अधिक शक्तिशाली जातियों के अधीनस्थ जातियों के रूप में सेवा करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हुए और अत्यधिक खतरनाक कार्यों को पूरा करते हैं। कुछ धातु जीवन रूप तो यहाँ तक कर सकते हैं कि वे अंतरिक्ष यान के साथ विलय कर यान की क्षमताओं को उन्नत और बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मांड में कुछ अनोखे प्राणी भी होते हैं, जैसे चौथे टावर में उड़ने वाला शेर। हालांकि उनकी संख्या सीमित है और उनकी समग्र शक्ति अन्य मजबूत जातियों से बहुत हीन है, वे व्यक्तिगत स्तर पर अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इस कारण से राक्षस जाति के नेता अक्सर इन दुर्लभ लेकिन शक्तिशाली प्राणियों को भर्ती करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे भी भयंकर जानवरों की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए, राक्षस जाति अंतरिक्ष जानवरों जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपनी जाति का हिस्सा मानती है, हालांकि अधिकांश अंतरिक्ष जानवर इसे इस तरह से नहीं देखते हैं। जैविक जीवन रूपों के अलावा ब्रह्मांड में अन्य प्रकार के जीवन रूप भी होते हैं, जैसे 5वें टावर की ऑटोमेटन जाति। प्रौद्योगिकी के मामले में ऑटोमेटन जाति ब्रह्मांड की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी रखती है। उदाहरण के लिए, उनके पास उन्नत धातु संलयन तकनीकें हैं, जैसे लो फेंग द्वारा पृथ्वी पर पाया गया उच्चतम स्तर का ई क्लास अंतरिक्ष यान। हालांकि इसकी रक्षा क्षमताएं एफ क्लास अंतरिक्ष यान की तुलना में थोड़ी कमजोर हैं, इसकी समग्र प्रदर्शन क्षमता और लागत प्रभावशीलता कहीं बेहतर है। जहां तक छठे टावर के अंतरिक्ष जानवर कांग का सवाल है, हालांकि इसकी शक्ति गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तुलना में काफी कमजोर है, यह फिर भी मनुष्यों से कहीं अधिक मजबूत है। एक बार जब कांग परिपक्व हो जाता है तो यह डोमेन मास्टर स्तर तक पहुंच सकता है और अपने शक्तिशाली शरीर के साथ यह आमतौर पर उसी रैंक के एक मानव से 1 या 2 स्तर अधिक मजबूत होता है। 7वें टावर का जीवन रूप ज़िर्ग जाति से है, जो मनुष्यों की तरह ही ब्रह्मांड की 6 शिखर जातियों में से एक है। ब्रह्मांड में ज़िर्ग जाति ने एक विशाल तारा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और यह मनुष्यों का एक प्रमुख दुश्मन बन गई है। हालांकि ज़िर्ग जाति के सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, ज़िर्ग क्वीन द्वारा योद्धाओं को उत्पन्न करने की क्षमता भयावह है। एक शक्तिशाली ज़िर्ग क्वीन हजारों, यहाँ तक कि अरबों ज़िर्ग योद्धाओं का उत्पादन कर सकती है, जिससे यह जाति विशेष रूप से भयंकर बन जाती है। मैं वर्तमान में ट्रेनिंग स्पेस के बाद क्या होता है इसके स्पॉइलर तैयार कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कल या परसों तक वीडियो संपादित करके आपको अपलोड कर सकूं।
इसके अतिरिक्त जैसे जैसे स्वॉलोड स्टार एनिमे में नए पात्रों की शुरुआत होती जा रही है, मैं इन नए पात्रों की ताकत को समझने में आपकी मदद करने के लिए खेती स्तरों की भी व्याख्या करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताहांत से पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा। कृपया मेरा समर्थन करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।